Hello everyone, welcome back to Study Point. So in this video, I'm going to tell you about stage directions and syntax. So basically, this is our unit 4th of BA third semester English drama, and in unit 4th, I have already taken two lectures. In those, I have talked about three unities that were unity of time, unity of place, and unity of action. And in the part B of unit 4th, I have talked about spoonerism and stage. So basically, this is our part third of unit 4th. Now we will discuss about stage direction and syntax. So let's begin the lecture. So first of all, we will discuss about the definition of stage directions, right? So stage directions are the instructions in the script of a play that tells you, that tells actors how to enter, where to stand, when to move, and it also tells you about other informations like about the lighting, about the sceneries, about the props and the sound effects. Clear? So this was the basic definition of stage direction. So mainly stage directions told you all about stage, like how the drama is going to perform on the stage. So where the characters have to stand, where the lightning effect should be, what about props, about sound. So these things all we got to know about stage directions, right? So मेनली स्टेज डायरेक्शन से आपको पता ये चलता है कि ड्रामा में जैसे आप देखते हैं ना कि कुछ आपने पार्टीज़ में इस चीज़ को देखा होगा कि पार्टी में ना काफ़ी सारे मेंबर्स होंगे, बट जो मेंबर बोलने वाला होता है, जिसको कोई स्पेशल अनाउंसमेंट करनी होती है, उसके ऊपर एक लाइटनिंग इफेक्ट डाला जाता है, जिससे कि बाकी सभी लोगों का जो फोकस है वो उसकी तरफ हो जाए। सेम चीज़ें आपने ड्रामास में देखी होंगी, जब भी स्टेज पे प्ले होते हैं, तो अभी एक कैरेक्टर के अगर डायलॉग्स चल रहे होते हैं तो अभी लाइटनिंग उसके ऊपर होती है, देन नेक्स्ट आपका नेक्स्ट कैरेक्टर बोलना स्टार्ट करता है, फिर लाइटनिंग इफेक्ट उसकी तरफ चला जाता है। और ये जो स्टेज डायरेक्शंस होते हैं, यही उस एक्टर को या उस कैरेक्टर को बताती हैं कि उसको कहाँ पे खड़े होना है, कब क्या बोलना है, या फिर बाकी की चीज़ें जैसे लाइटनिंग, सीनरी, प्रॉप्स और जो आपके साउंड इफेक्ट्स हैं, लाइक आपने स्टेज पर देखा होगा कि स्टेज में ना आपके पास साइड में, मतलब एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में दो टाइप के एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। अब वो एंट्री और एग्जिट भी आपको कई बार लाइटनिंग के थ्रू इंडिकेट किया जाता है, ठीक है? जैसे कुछ कैरेक्टर्स आपके ड्रामा के बिगिनिंग में नहीं होते हैं, बट उनको मिड में या एंड में या फिर किसी अदर पार्ट में उनको एंट्री दी जाती है, बस एक छोटे से रोल के लिए, देन उसके बाद उनको वो वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको लाइटनिंग इफेक्ट के थ्रू पता चलती हैं, साउंड इफेक्ट्स के थ्रू पता चलती हैं। तो बेसिकली ड्रामा में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऑडियंस के सामने स्टेज पे परफॉर्म होने वाली होती है, तो एट अ टाइम आपको सारी चीज़ों को अरेंज करना होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप चीज़ों को रिकॉर्ड करके बाद में दिखा देंगे, या फिर रिकॉर्डिंग्स ही तो ऐड करनी है, आप कुछ टाइम लैप्स कर सकते हो बीच-बीच में रिकॉर्डिंग्स करके, बाद में आप क्लिप्स को कंबाइन कर सकते हो, बट ड्रामा में ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। तो एट द टाइम सारी चीज़ें स्टेज पे परफॉर्म होनी है, तो किस एक्टर को कहाँ पे खड़े होना है, कहाँ पे उसको बोलना है, किसकी एंट्री कब होगी, तो वो सारी चीज़ें आपको जिस भी डिवाइस के थ्रू, मतलब जिस भी लिटरेरी डिवाइस के थ्रू इंडिकेट की जाती हैं, उसको हमने यहाँ पे नाम दिया है स्टेज डायरेक्शन। तो आई होप क्लियर है, बिकॉज़ इसमें देखिए डायरेक्शन, स्टेज डायरेक्शन में ही इंक्लूड कर दिया डायरेक्शन को, तो इसी से आपको समझ आ गया होगा कि स्टेज पे मिलने वाले इंडिकेशंस को ही मेनली यहाँ पे स्टेज डायरेक्शन कहा गया है। तो देखिए, जो हमारी यूनिट 4th है, उसमें यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो आपके बाकी टॉपिक्स हैं, लाइक स्टेज है, डायरेक्शन है, सॉरी स्टेज डायरेक्शन है, सिंटेक्स है, या फिर थीम है, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सब हम इनकी जो डेफिनेशंस हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ शॉर्ट में ही आएगा अगर ये आता है तो। और इसमें से ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं यूनिटीज़, जो 3 यूनिटीज़ हमने लास्ट फर्स्ट वीडियो में कवर की थी, उसमें से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो स्पूनरिज़्म है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास सिंटैक्स। एंड सिंटैक्स आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, लाइक अपने फर्स्ट और सेकंड सेम में भी नहीं भी पढ़ा है, तो 10th-12th में आपने ग्रामर पढ़ी होगी, तो उसमें हमेशा आपने सिंटैक्स पढ़ा होगा। तो सिंटैक्स का यहाँ पे भी सेम ही मीनिंग है। तो जो सिंटैक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो बेसिकली सिंटैक्स इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस दैट मेक्स सेंस इन अ गिवन लैंग्वेज। कि किसी भी गिवन लैंग्वेज में सेंस बनाने का जो काम करते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सेंस बनाना है, तो क्या चीज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। लाइक हम बहुत बेसिक सा सेंटेंस लेते हैं, ये सेंटेंस लिखा है दिस इज़ अ कैट, सो इट्स वेरी वेरी ईजी, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे, और वर्ड्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि आप इनको कंबाइन करके ना इसका मीनिंग निकाल पा रहे होंगे। मतलब ये जो सेंटेंस है काफ़ी मीनिंगफुल है, बिकॉज यहाँ पे जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है वो प्रॉपर है, एक ऑर्डर में है, ठीक है? अब इसी का मैं आपको तोड़ मरोड़ के इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करूँ, लाइक अ, इज, कैट, दिस।
तो देखिए जब आप इन वर्ड्स को पढ़ेंगे ना तो समझ आप तभी भी जाएँगे कि शायद किसी को ग्रामर नहीं आती है, वो वर्ड्स का या फिर वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का प्रॉपर यूज़ नहीं जानता है, तो वो अपने सेंटेंस को प्रॉपर्ली लिख नहीं पाया है। बट आप समझ जाओगे कि वो कहना क्या चाहता है कि ये दिस इज़ अ कैट, यह एक बिल्ली है, वो कहना ये चाहता है। बट अगर आप ग्रामेटिकली देखेंगे तो ये सेंटेंस एकदम गलत है। हमने ए को मतलब आर्टिकल का यूज़ पहले कर लिया है बिना किसी सब्जेक्ट के, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली है, फिर हमने सब्जेक्ट को यूज़ किया है। तो ये जो सेंटेंस आप नीचे देख रहे हैं एकदम गलत। अब सिंटेक्स आपसे क्या कहता है कि आपका जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है जो किसी सेंटेंस को एक मीनिंग देता है, मतलब उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करता है या किसी लैंग्वेज को मीनिंग देने का काम जो करता है वो डिवाइस होता है आपका सिंटेक्स। क्लियर? And syntax also refers to the rules and principles that govern sentence structure in a language। कि किसी लैंग्वेज के अंदर आपको कोई भी सेंटेंस या कोई भी पर्टिकुलर इडियम वर्ब कुछ भी यूज़ करना है, तो उसके लिए जो रूल्स और प्रिंसिपल्स आपको देता है वो सिंटेक्स ही देता है कि आपको किस लेटर को, किस वर्ड को, किस वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। लाइक आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है या बाकी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो कैसे आपको उसको यूज़ करना है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, इंडेफिनिट में है, कॉन्टिन्यूअस में है, ये सारी जो नॉलेज है आपको किसके थ्रू मिलती है? सिंटेक्स के थ्रू। क्लियर? तो आई होप सिंटेक्स भी आपको क्लियर होगा। मतलब आप में से काफ़ी लोग इसको जानते ही होंगे, बट एग्ज़ाम में लिखने के लिए हमें प्रॉपर मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, तो ये डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज़ टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस लेक्चर की और बाकी सभी लेक्चर्स की। और जो हमने बीए थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश की यूनिट्स की हैं, मतलब यूनिट 1 टू 4 में सारी अपलोड कर चुकी हूँ। और कुछ हमने ड्रामास पढ़े थे, जिसमें हमने जीबी शॉ का एक ड्रामा आर्म्स एंड द मैन पढ़ा था और एक आपका विलियम शेक्सपियर का है, तो उनकी वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन पेपर्स और कुछ आपके नोट्स वगैरह वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब लास्ट टॉपिक इस वीडियो का। बाकी आपके इसमें 2 लिटरेरी टर्म्स रह जाती हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है? तो नेक्स्ट है यहाँ पे थीम। अब देखो जिन्होंने बीए सेकंड सेम की सारी मेरी वीडियोस देख रखी है, मतलब अगर आपने बीए सेकंड सेम में इंग्लिश पढ़ी थी तो वहाँ पे भी हमने थीम डिस्कस की थी। मतलब वहाँ पे भी कुछ आपके डिवाइसेस थे जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी और उसके अंदर आपका थीम भी था, ठीक है? तो फिर भी एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, बट बीए सेकंड सेम की इंग्लिश की सारी यूनिट्स में अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो उसमें भी आपको ये मिल ही जाएगा। बाकी अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ इस टाइम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सो मेनली थीम इज़ द बेस ऑफ एनी वर्क। देखिए बहुत ईजी है इसको समझना कि किसी भी काम का जो बेस होता है, जो एक सेंट्रल आइडिया होता है, जो बेसिक आइडिया होता है, या जो भी वर्क, जो भी आप ड्रामा पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर क्या मैसेज रिफ्लेक्ट करता है या क्या मॉरल आपको उसमें से मिल रहा है, क्या आप उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर पाते हो कि जो ड्रामा है या जो भी आपकी स्टोरी है उसका बेसिक पर्पस क्या था, वही क्या होती है, उसकी थीम होती है, ठीक है? सो थीम इज़ अ सेंट्रल टॉपिक, सब्जेक्ट और अ मैसेज विद इन अ नेरेटिव, ये भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज थीम इज़ द बेसिक थीम इज़ अ बेसिक आइडिया और अ बेस ऑफ एनी वर्क, बेसिक पर्पस, और इट कुड बी अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द वर्क। तो काफ़ी इजी सी डेफिनेशन है, आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।